Hello students, welcome to online classes of Shivaji Group of Institution. Today's my topic is peasants and farmers. ये चैप्टर हमारा क्लास 9 इंग्लिश मीडियम हिस्ट्री से है, जो कि हमारा 6th चैप्टर है peasants and farmer. इसके पहले हमने फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनाइजेशन पढ़ा था. इसके बाद हम peasants and farmers पढ़ने जा रहे हैं. इस चैप्टर में जैसा कि हम लोग नाम से ही देख रहे हैं, peasants क्या होते हैं और farmers जिन्हें हम बोलते हैं फार्मर्स, आप लोगों को पता है, और पीजेंट्स जो होते हैं उन्हें हम काश्तकार भी कहते हैं. इसमें जो हम स्पेशल फोकस करेंगे इस चैप्टर में, वो हम जो 3 कंट्रीज हैं, डिफरेंट कंट्रीज, उनके पीजेंट्स और फार्मर्स के बारे में. क्योंकि हम ये देखते हैं कि कंट्रीज भले डिफरेंट हो, बट जो फार्मर्स होते हैं या पीजेंट्स होते हैं, उनकी जो भी कंडीशंस होती है या जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हर जगह सेम होती हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पर किन किन कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, जल्दी से बता दूं. स्मॉल कॉटेजर्स इन इंग्लैंड, हम इंग्लैंड के स्मॉल जो कॉटेजर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, छोटे छोटे फार्मर्स के बारे में, किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ को सरवाइव किया और किस तरह से उन्होंने एग्रीकल्चर में कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस किया और किस तरीके से उन्हें जो है जो हमारे जो ये मॉडर्न इक्विपमेंट्स जब हमारे एग्रीकल्चर के आ जाते हैं, बहुत तरह की मशीनें या कुछ, तो किस तरीके से जो लेबर्स होते हैं उनकी जॉब इनसिक्योर हो जाती है या उनके पास जॉब नहीं रहती है, तब उन्हें कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, ये हम पढ़ेंगे. इसके बाद हम व्हीट फार्मर्स, यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के व्हीट फार्मर्स की कंडीशंस के बारे में भी पढ़ेंगे. एंड लास्ट इंडिया में हम बंगाल में जो ओपियम प्रोड्यूसर्स हैं उनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो ये जो चैप्टर है वो मैं 3 वीडियोस में कंप्लीट करूंगी. तो फर्स्ट वीडियो में हम आज पढ़ेंगे स्मॉल कॉटेजर्स इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के स्मॉल कॉटेजर्स के बारे में. यहाँ पर हमें हेडिंग भी डाल दी है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो उस समय इंग्लैंड में जो पीजेंट्स की सोसाइटी होती थी वो किस तरह से होती थी. जो पीजेंट सोसाइटी थी वो क्लोज्ड पीजेंट भी थे और वहां पर ओपन पीजेंट भी थे. 2 तरह की डिवाइड थी, क्लोज पीजेंट्स और ओपन पीजेंट्स. क्लियर है. अब देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हम पीजेंट्स किन्हें बोलते हैं, पीजेंट्स कौन होते हैं. ठीक है, तो कौन होते हैं पीजेंट्स को हम पहले किसान बोलते थे. किसान इन इंग्लिश, देखिए किसान, इसी को हम ट्रांसलेटेड कर देते हैं पीजेंट में. अब किसान कौन होते थे, वो होते थे जो ओनर्स ऑफ लैंड हो. अगर किसी भी लैंड के ओनर्स हैं तो दे विल बी किसान. सेकंड इज एसबेंटी लैंडलॉर्ड्स. जो एसबेंटीज लैंडलॉर्ड्स होते थे, दे आल्सो किसान. सुपरवाइजरी एग्रीकल्चरिस्ट, जो भी एग्रीकल्चर के बारे में कोई भी सुपरविजन करते थे, सुपरवाइजरी देते थे, उन्हें भी हम पीजेंट्स या किसान बोलते थे. ओनर कल्टीवेटर्स, जो कल्टीवेटर्स ओनर होते थे वो भी. शेयर क्रॉपर्स, जो क्रॉप्स को शेयर करते थे. इसके साथ जो टेनेंट्स होते थे और जो लैंडलेस लेबर भी होते थे, उनको भी हम पीजेंट्स ही बोलते थे, क्योंकि वो दूसरों की लैंड पे लेबर करते थे और उन्हें इसके बदले में वेजेस भी मिलती थी. तो उन्हें भी हम क्या बोलते हैं, किसान और पीजेंट. तो एग्रीकल्चरिस्ट, इसके साथ लैंडलॉर्ड्स, ओनर्स, क्रॉपर्स, टेनेंट्स और लैंडलेस लेबर, ये सब जो भी थे, इन सब को अगर हम मिलाकर देखें तो हम बोलेंगे पीजेंट्स. तो हमने देखा पहले कि पीजेंट्स क्या होते हैं. ये पीजेंट्स होते हैं जिसमें क्लोज भी होते थे, ओपन पीजेंट्स होते थे, और उस समय पे जो इंग्लैंड था वहां पर रबी और खरीफ दोनों तरह की क्रॉप्स जो है वो ग्रो की जाती थी. अब हम पढ़ेंगे कि स्टार्टिंग में इंग्लैंड में एग्रीकल्चर का क्या था, क्या कंडीशन थी, क्या स्टेज थी, किस तरह से एग्रीकल्चर होती थी. तो उस समय पर क्या था, दिस टाइम ऑफ ओपन फील्ड्स. उस समय ओपन फील्ड्स का टाइम था, पूरी फील्ड्स ओपन होती थी, किसी तरह का कोई एनक्लोजर्स नहीं होते थे. ओपन फील्ड में क्या होता था, सभी लोगों को, सारे पीजेंट्स को, फार्मर्स को बुलाकर एक मीटिंग ली जाती थी और उस मीटिंग में सबको लैंड जो है वो शेयर कर दी जाती थी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि वो ओपन होती थी. उनको लैंड शेयर कर दी जाती थी ताकि वो उस लैंड में क्या करें, अपनी फार्मिंग करें. उनको लैंड दे दी गई, बट जो थोड़ी लैंड होती थी उसको छोड़ दिया जाता था
जिसे हम लोग कॉमन्स बोलते थे। तो ये जो कॉमन्स लैंड होती थी वो सबके लिए कॉमन होती थी, उसमें जो भी चाहे वो, या फिर जो पुअर फार्मर्स होते थे जिनके पास लैंड नहीं होती थी, वो फार्मर्स, वो लोग क्या करते थे, उस लैंड पे फिशिंग कर सकते थे, वो अपने जो है काउस वगैरह को जो है वो ग्रेजिंग करा सकते थे, इसके साथ वो वहाँ की वुड यूज कर सकते थे, इसी के साथ वो वहाँ पर जो है वहाँ से और भी जो भी फॉरेस्ट के प्रोडक्शन या जो भी उस लैंड से प्रोडक्शन जो भी उनको चाहिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इस तरह की चीजें भी वहाँ पर वो वहाँ से वो लोग ले सकते थे। तो ये कॉमन, जिसको हम लोग कॉमन फील्ड बोल देते थे, तो ये पुअर्स के लिए भी थी, और अगर उसको कोई और भी फार्मर यूज करना चाहे तो कर सकता था। तो इस तरीके से टाइम ऑफ ओपन फील्ड था और कुछ कॉमन फील्ड्स भी थी। देन अब क्या हुआ, द एज ऑफ इनक्लोजर्स। अब हम पढ़ेंगे कि क्यों इनक्लोजर्स करने पड़े। इनक्लोजर्स का मतलब होता था कि जो भी ओपन फील्ड थी उसके बीच बीच में लोगों ने, जो रिच फार्मर्स होते थे, उन्होंने अपने अपने जो है वो जो उनके फील्ड्स होते थे, उन फील्ड्स को उन्होंने अपने अपने पार्ट में ले लिया और चारों तरफ से उसकी क्या करा, एक तरह की वॉल्स बना ली, एक तरह की एक उनको डिवाइडेशन बना लिया कि ये हमारा, लाइक दैट। तो उसको हम लोग बोलते थे एनक्लोजर्स, बाड़ाबंदी इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, एनक्लोजर्स बोलते हैं, ठीक है। तो क्या था, ऐसा करने की जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि उस समय जो वूल होता था, तो वूलन मार्केट जो था वो बहुत इंक्रीज होता जा रहा था, जिसकी वजह से जो रिच फार्मर्स थे उन्होंने एनक्लोजर्स किए और अपनी जो उनकी लैंड थी उस पर उन्होंने क्या किया, उनको शिप्स को जो है वो मतलब एनिमल हस्बेंड्री को जो है वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। इसी के साथ साथ धीरे धीरे करके पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही थी और जो फूड प्रोडक्शन था वो भी बढ़ाना जरूरी था। इसलिए जो रिच फार्मर्स थे उन्होंने कॉमन जो हमारी फील्ड थी उनको अपने पूरे जो है वो अपने कब्जे में किया और वहां पर भी उन्होंने फूड का प्रोडक्शन स्टार्ट किया था। तो इस तरीके से जो इंक्लोजर का एज था वो रिच के लिए तो अच्छा था, रिच उससे बहुत ज्यादा ग्रेन जो है वो प्रोड्यूस कर रहे थे, बट फार्मर्स जो थे उनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। इसी के साथ साथ क्या हुआ, एक तो ये एनक्लोजर्स जो है वो पुअर्स के लिए प्रॉब्लम थे, दूसरा क्या हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ थ्रेशिंग मशीन। धीरे धीरे करके थ्रेशिंग मशीन जो है वो जो है उसका इंट्रोडक्शन हुआ, वो लोगों को समझ में आई और इस मशीन ने क्या किया, जो पुअर फार्मर्स थे उनको क्या कर दिया, अनएम्प्लॉयड कर दिया। क्यों? क्योंकि जो काम ज्यादा से ज्यादा लेबर्स करते थे उसको एक मशीन कर देती थी। तो इंट्रोडक्शन ऑफ थ्रेशिंग मशीन भी उनके लिए बहुत क्या हुई, एक प्रॉब्लम लेकर सामने आई। अब व्हाट हैपेंड टू द पुअर, अब जब ये सब कुछ हुआ, एनक्लोजर्स हुआ, थ्रेशिंग मशीन हुई, तो पुअर्स के साथ में क्या हुआ होगा, जो कि अभी हमने आपको बताया, तो उनकी जो भी जो प्रॉब्लम्स थी वो और ज्यादा बढ़ गई। अब देखिए उसके लिए क्या हुआ, कैप्टन स्विंग। कैप्टन स्विंग एक मिथिक नेम है। मिथिक नेम का मतलब होता है कि ये कोई पर्सन है नहीं, बस उसको बनाया गया। किस तरीके से, जब थ्रेशिंग मशीन और इंक्लोजर्स बहुत ज्यादा बढ़ते चले गए तो जो पुअर फार्मर्स थे उन्होंने क्या किया, एक रिसीट दी। जो रिच फार्मर्स थे जिन्होंने एनक्लोज कर ली थी जमीनों को या जिन्होंने थ्रेशिंग मशीन यूज किया था, उनको एक थ्रेटनिंग लेटर्स मिलने लगे। थ्रेटनिंग लेटर्स का मतलब होता है धमकी भरे पत्र, जिसमें लिखा होता था आप अपनी थ्रेशिंग मशीन को हटा लें, नहीं तो हम उनको जला देंगे या तोड़ देंगे, ब्लॉक कर देंगे, या फिर आप अपने एनक्लोजर्स हटाएं। नहीं, इस तरह के जो है उनको थ्रेटनिंग जो है लेटर्स मिलते थे और उसमें नीचे कैप्टन स्विंग का नाम लिखा होता था, जिससे जो रिच फार्मर्स थे, जो जमींदार थे, वो डरने लगे क्योंकि उनकी जमीनों के, उनकी जो क्रॉप्स होती थी उनको जला दिया जाता था, उनकी जो मशीन्स होती थी उनको ब्लॉक कर दिया जाता था ब्रेकअप। तो इस तरीके से क्या हुआ, कैप्टन स्विंग के नाम से जो कौन था ये नहीं पता था, बट वो लोग एक थ्रेटनिंग लेटर्स लिखने लगे ताकि जो रिच फार्मर्स एनक्लोज कर रहे हैं या थ्रेशिंग मशीन यूज कर रहे हैं, जिससे और जो पुअर फार्मर्स हैं वो अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, ताकि वो उससे डरने लगे और वो उनको एम्प्लॉयमेंट दोबारा से देने लगे। तो ये था कैप्टन स्विंग। अब इससे देखिए, जो भी हमने इसमें कुछ पढ़ा आपका इंग्लैंड के बारे में कि किस तरह ओपन फील्ड्स थे, कुछ कॉमन फील्ड्स थे, इसी के साथ साथ थ्रेशिंग मशीन का भी जो है वो इंट्रोडक्शन हुआ, इसी के साथ साथ एनक्लोजर्स हुए। तो
इन सबसे जो कंक्लूजन क्या निकला लास्ट में अगर हम देखें तो ओपन फील्ड्स डिसअपियर्ड हो गए, धीरे धीरे करके ओपन फील्ड्स फिनिश हो गए थे क्योंकि उनमें एनक्लोजर्स हो गए थे। सेकंड था कस्टमरी राइट्स वर अंडरमाइंड, जो कस्टमरी राइट्स दिए गए थे वो सब अंडरमाइंड हो गए। रिचर फार्मर्स एक्सपेंडेड ग्रेन प्रोडक्शन, जितने भी फार्मर्स रिच थे उन्होंने अपने ग्रेन प्रोडक्शन को इंक्रीज किया। मेड प्रॉफिट्स, बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स को जिन्होंने कमाया और बहुत ज्यादा वो पावरफुल होते चले गए। जो पुअर थे उन्होंने विलेजेस को छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि अब उनके पास, क्योंकि थ्रेशिंग मशीन की वजह से काम नहीं था उनके पास, वो अनएम्प्लॉयड हो रहे थे, तो उन्होंने गांव को छोड़ा और वो वहां पर गए जहां पर उनके लिए जॉब अवेलेबल हो, जहां पर भी उनको जॉब मिले। बट उसके बावजूद इनकम उनकी अनस्टेबल, जो भी जॉब उनको वहां पर मिलता था उसमें इनकम जो थी वो अनस्टेबल थी और जॉब की कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी। तो अब हमने इस तरह से इसमें इंग्लैंड के स्मॉल जो कॉटेजर्स थे इंग्लैंड के, उनकी कंडीशन, उनके बारे में पढ़ा कि किस तरीके से पीजेंट्स की सोसाइटीज होती थी, किस तरीके से ओपन फील्ड्स थे, कुछ कॉमन फील्ड्स थे, उसके बाद किस तरीके से उनकी जो कंडीशन थी वो पुअर से पुअर होती चली गई और जो रिचर्स थे वो और रिच होते चले गए, वो पावरफुल भी बन गए और उन्होंने प्रोडक्शन को बहुत, ग्रेन प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा इंक्रीज किया। तो ये हमने आज इंग्लैंड के बारे में पढ़ा। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द व्हीट फार्मर्स ऑफ द यूएसए and the opium producers of Bengal. That's all for today. Thank you. Have a nice day.